फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 नेताजी का चश्मा जो हमारा है, जो गद्य खंड से हमारे पास आता है। और इसे हम लिखा है हमारे स्वयं प्रकाश जी ने, जिनका जन्म 1947 में हुआ। और कहाँ पे हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में जो है। और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। और इनका ज़्यादा से ज़्यादा बचपन और नौकरी का हिस्सा राजस्थान में बीता। और अभी ये जब ये लिख रहे हैं तो ये भोपाल में है अभी। और ये एक वसुधा पत्रिका है, एक पत्रिका नाम है वसुधा पत्रिका, उसके संपादन से ये जुड़े हैं। तो इतना बहुत है स्वयं प्रकाश जी के बारे में। वैसे पेपर में नहीं आता, पर टीचर्स फिर भी पढ़ा देती हैं थोड़ा बहुत। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी। इस पार्ट में हमारे एक मुख्य किरदार हैं जो है हमारे हवलदार साहब, जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। हवलदार मतलब हवलदार। तो हवलदार साहब हर 15 दिन में कहाँ जाते थे? एक कस्बे में जाते थे। कस्बा मतलब एक जगह पर, उसे छोटी जगह कहते हैं, छोटी जगह होती है जहाँ उसे कस्बा कहते हैं। उस कस्बे में नगर पालिका थी। नगर पालिका क्या क्या काम कराती है? अगर नगर पालिका होगी तो कुछ ना कुछ काम तो कराएगी। तो नगर पालिका क्या कराती थी कि वो सड़कों को पक्की करा देती थी। और जैसे मतलब स्कूल, एक वहाँ पर लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था। टॉयलेट घर वो बना देती थी, यानी पेशाब घर वो बनवा देती थी। और छोटे कारखाने वहाँ पे थे। और 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल भी वहाँ पे बनाए गए थे। और कबूतरों के लिए जो खाने के लिए छतरी बनाई जाती है, पानी के लिए, वो उन्होंने बनवाई हुई थी। वो कवि सम्मेलन भी करा देते थे कई बार नगर पालिका। तो इसी नगर पालिका किसी एक अधिकारी ने, किसी भी एक आदमी ने उस शहर के एक मुख्य बाज़ार जो होता है हमारा, तो उसके मुख्य चौराहे पर, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगवा दी। तो उस मूर्ति को, यह कहानी जो है हमारी, वो उस मूर्ति के छोटे से हिस्से के बारे में है। तो यानी टुकड़े के बारे में नहीं, पर उसके बारे में छोटा सा जो हिस्सा है हमारा, उसके बारे में है। ये लेखक कह रहे हैं कि एक छोटी सी कहानी है। अब लेखक को पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन उन्हें लगा कि देश के अच्छे मूर्तिकारों से नगर पालिका की जानकारी नहीं थी। और उनका अनुमान वो लगा रहे हैं कि उनका जो उपलब्ध बजट था, यानी जितनी में उन्हें मूर्ति बनवानी थी, वो उनका बहुत ज़्यादा कम था। तो उनके काफ़ी समय भी नहीं था उनके पास। जो वो चिट्ठी, अगर जितना समय था उन्होंने वो चिट्ठी और पत्रों में बर्बाद कर दिया होगा। और समाप्त, जब उनका वो घड़ी समाप्त होने वाली होगी, जिस समय में उनको वो बनवानी होगी, तो उन्हें कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने उसी कस्बे के इकलौते हाई स्कूल, यानी स्कूल भी इकलौता था, और उस स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम इन्होंने बताया है, मोतीलाल जी नाम है उनका, तो उनको ये काम दे दिया होगा कि भाई तुम मूर्ति बना दो चौराहे पर। तो उसको बोल दिया होगा, उन्होंने मूर्ति कह दी होगी कि हाँ, मैं 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, यानी रख दूंगा। उन्होंने विश्वास दिला दिया होगा। जैसा कि लेखक ने भी कहा कि मूर्ति हमारी संगमरमर की थी। संगमरमर एक पत्थर है, वो मूर्ति उस संगमरमर के पत्थर से बनाई गई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची। टोपी की जो नोक थी वो उनके कोट से 2 फुट, कोट के दूसरे बटन, यानी सेकंड जो हमारा बटन है, उसके 2 फुट ऊंची थी वो टोपी की नोक। तो जिसे हम बस्ट कहते हैं। वो बहुत सुंदर बनाई गई थी उस मूर्तिकार ने, जो ये ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी, तो इकलौते हाई स्कूल के जो थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति बनाई थी। नेताजी वो सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन मतलब अच्छे स्वभाव के। साफ साफ दिख रहा था कि उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है। वो मासूम से बिल्कुल अच्छे से लग रहे हैं, सुंदर भी लग रहे हैं। उन्होंने फौजी की वर्दी पहनी हुई है। उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को फौजी वर्दी की तरह उसको कपड़े पहनाए थे। तो मूर्ति को देखते ही सबको ये याद आ जाता है कि दिल्ली चलो और मुझे खून दो। ये किसका? ये जो हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, ये इनका फेमस डायलॉग था
कि दिल्ली चलो और मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको देखते ये सारे श्लोक या फिर ये जो सारी बातें लोगों को याद आती हैं। ये हमें लेखक बता रहे हैं। नेताजी की सब बातें तो ठीक थी, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था। अब वो कह रहे, पहले तो कह रहे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, फिर कहते हैं नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। जिस संगमरमर जो पत्थर है उसकी जो मूर्ति बनी थी वो संगमरमर की थी। तो उसी संगमरमर का पत्थर जो है उसकी उनके पास चश्मा नहीं था उनकी आंखों पर एक सामान्य और सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। पर वो फिर कहते हैं कि संगमरमर का तो चश्मा नहीं था, लेकिन सचमुच का असली चश्मा काले रंग का चौड़ा फ्रेम वो मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जो हमने बताया, हवलदार जो होते हैं, हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने चौराहे पर रुककर पान खाया, तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब मूर्ति को देखा कि मूर्ति के ऊपर तो असली का चश्मा लगाया है, तो वो उनके मुंह पर मुस्कान आ गई। तो वो बोले, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। वो जीप में थे, तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी। हवलदार साहब आप जीप में जा रहे थे तो उन्होंने मूर्ति के बारे में सोचा। वो मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, फिर सोचा कि वाह, कितने अच्छे लोग हैं कि मूर्तिकार अगर चश्मा लगाना भूल गया तो किसी व्यक्ति ने चश्मा लगा दिया। इस कस्बे के जितने भी लोग हैं, वो इस सब के जितने भी नागरिक हैं, उन सब का प्रयास सराहनीय है, यानी तारीफ करने वाला है। क्योंकि नेताजी की आजकल तो वैसे कोई ये मजाक बन गया है, देशभक्ति को आजकल लोग मजाक समझते हैं, पर फिर भी यहाँ पर कस्बे के जो लोग हैं, इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया और सराहनीय काम इन्होंने किया है, जो इन्होंने चश्मे को मूर्ति पर लगा दिया है। तो दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति का जो चश्मा था वो दूसरी तरह का था। पहले मोटा फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वो और सोचने लगे, वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को देखना। और वाह भाई, क्यों भाई, क्या बात है। उन्होंने एक दिन पूछ लिया, किससे? पान वाले से, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? उन्होंने पान वाले से पूछा। पान वाले के खुद के मुंह में ही पान ठूसा हुआ था। पान वाले के बारे में अब इसमें बताया गया है कि पान वाला एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज मतलब घुलने मिलने वाला, बातचीत करने वाला अच्छी तरह और हंसने वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंस गया और उसकी तोंद थिरकी, यानी उसका पेट हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूक दिया और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब इसने एक नई बात बोली, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि फिर हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए वो बोले, क्या करता है? चश्मे चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। फिर हवलदार साहब फिर पूछते हैं, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? अब वो फिर पान वाला बोलता है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, दूसरा बिठा दिया। अब वो कहता है कि अब मूर्ति के ऊपर जो चश्मा था वो किसी ग्राहक यानी कोई कस्टमर आ गया उसके पास, उसने वैसा मांगा और उसके पास ऐसा दूसरा चश्मा नहीं था, इसलिए वो अपना वही फ्रेम निकालकर, मूर्ति वाला फ्रेम निकालकर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तो हवलदार साहब को कुछ बातें समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। अब ये सारी बातें हवलदार साहब सोच रहे हैं।
बल्कि आहत करती है। मतलब ये समझ जाते हैं कि एक चश्मे बेचने वाला आदमी है जिसका नाम कैप्टन है, और वो उनको नेताजी बिना चश्मे के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो हमेशा चश्मा लगा देता है उनके ऊपर। तो उन्होंने पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस देता है, यानी वो खुद एक चलती फिरती पान की दुकान है। तो नेताजी हर बार वहाँ आते और नेताजी कह रही हूँ, हवलदार साहब हर बार चौराहे पर आते, चौराहे पर पान खाने रुकते और वहाँ पर मूर्ति को देखते। तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा विकलांग व्यक्ति, यानी जिसकी हाथ पाँव में कुछ कमी हो, जिसके शरीर में कुछ कमी हो, विकलांग व्यक्ति, जिसके जो खुद चश्मा लगाए हुए, एक टोपी पहने हुए, एक वो नेताजी की मूर्ति पर ऊपर चढ़कर चश्मा लगा रहा है, और उसके पास चश्मे के बहुत सारे फ्रेम हैं जो उसने एक डंडी में या एक लाठी सी में उन्होंने टांग रखे हैं। तो उसने पूछा, क्या ये कैप्टन है? तो वो बहुत हैरान हो गए कि हाँ, ये कैप्टन ही है। ये सुनकर तो उन्होंने देखा, वाह क्या देशभक्ति है इनके मन में। ये इतने विकलांग व्यक्ति हैं और फिर भी ये इतने प्रयास के साथ ऊपर चढ़कर नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा देते हैं। फिर अगली बार जब नेताजी की देखने मूर्ति, हवलदार साहब जब दोबारा जाने लगे उस कस्बे में, तो उन्होंने देखा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो उन्होंने फिर पान वाले के पास जाकर पान लिया और उससे पूछा कि आज नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो वो पान ठूस चुका था फिर से। कौन? वो पान वाला, क्योंकि मैंने बताया कि वो खुद एक चलती फिरती पान की दुकान था, वो हमेशा अपने मुंह में पान रखता था। तो उसने अपनी धोती से अपनी आंखों को पूछा और पान पीछे थूककर धीरे से आवाज़ में, यानी दुखी होकर उसने बोला, कैप्टन मर गया। ये बात सुनकर हवलदार साहब को बहुत बुरा लगा, बहुत उनके मन में दुख हुआ। थोड़ा दुख तो पान वाले को भी हुआ कि ये कैप्टन मर गया, पर हवलदार साहब को ये दुख हुआ कि इतने अच्छे व्यक्ति जो कैप्टन थे, इनको ये कह रहे हैं कि कैप्टन मर गया। क्योंकि अभी इन्हें इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि अब नेताजी की आंखों पर चश्मा कौन लगाएगा। इतने देशभक्ति उनके मन में प्रेम भाव था और उनको कोई जानने वाला भी नहीं था कि कैप्टन कौन है। तो अगली बार जब उधर से वो जाने लगे, तो हवलदार साहब जब जाने लगे दूसरी बार, जब कस्बे से गुजरने वाले थे, तो उन्होंने कह दिया कि वहाँ पर मत रुकना, चौराहे पर मत रुकना, ना ही पान वाली दुकान पर रुकना है, तुम सीधे गाड़ी को ले चलना, जीप को। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब मैं उस तरफ मूर्ति की तरफ नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे बिना चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पर उन्होंने फिर भी उस मूर्ति की तरफ देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि एक सरकंडे वाला चश्मा, सरकंडे से बना हुआ चश्मा उनकी आंखों पर रखा था, जो जैसा बच्चे बना लेते हैं। तो हवलदार साहब इस बात पर भावुक हो गए, यानी रोने लगे मन में। इतनी सी बात पर मतलब फिर उनकी आंखें भर आई, यानी वो फिर सच में रोने लगे। वो इसलिए रोए क्योंकि उन्होंने देखा कि अब कैप्टन तो नहीं है, पर हाँ, कैप्टन की जगह अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में अभी देशभक्ति बाकी है। अब बच्चे ही इस देशभक्ति का आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने नेताजी की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। तो ये थी हमारी कहानी इस चैप्टर की। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए इस वीडियो को। बाय बाय एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा।